वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा वर्गमूल मान। एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर of a alternating current. Average and root mean of a alternative current. प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा वर्गमूल मान। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसमें धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। वह कंडीशन कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, किसी क्षण यदि t बराबर 0 है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो यहाँ पर जो है प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र धनात्मक और अर्धचक्र ऋणात्मक। तो जो औसत मान होगा ये आपका धनात्मक हो गया, ये हो गया ऋणात्मक। जो औसत मान होगा वो शून्य होगा। बोलने का मतलब V एंड I, यहाँ पे मैंने जो कहा था, यहाँ पे जो एक चक्र कवर करने के लिए, एक संपूर्ण चक्र के लिए जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है। चूंकि धारा की जो आवृत्ति होती है वो धारा की आवृत्ति होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। धारा की जो आवृत्ति है ओमेगा बराबर n इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो धारा का जो जनरल समीकरण मैंने आपको बताया था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। तो बच्चों, हम निकाल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। और एवरेज वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू को निकालने से पूर्व हम आधे अर्धचक्र के लिए निकालते हैं। किसके लिए? इस आधे अर्धचक्र के लिए, धनात्मक के लिए। धनात्मक के लिए निकालेंगे, फिर जो है इतना ही जो है ऋणात्मक का हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनका जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हम निकाल के दिखाएंगे। तो अर्ध धनात्मक चक्र की ये धारा का औसत धारा का औसत हो जाएगा I इज इक्वल टू सिग्मा I dt बटे dt। ठीक है। अब इसके लिए हम देखेंगे I dt को हम कहेंगे, I मीन्स I की जो प्रत्यावर्ती धारा का जो जनरल सूत्र मैंने बताया था, ये हो जाएगा जो समीशन टोटल, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, समाकलन या समाकलन I0 साइन ओमेगा टी dt बटे, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, हम अर्धचक्र के लिए निकाल रहे हैं। अर्धचक्र के लिए ये हो जाएगा t/2, 0 to t/2। इसकी जो लिमिट हो जाएगी V एंड I के लिए 0 to t/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। और पुनः जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा dt 0 to t/2। ठीक है। अब हम जो 0 to t/2 निकालेंगे, 0 to t/2 निकाला हमने, ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये I, यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे। I0 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt अपॉन dt का जो समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और t, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 to t/2।
ठीक है। तो हम जो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे देखिएगा I0, अब इसका जो समाकलन हो जाएगा साइन ओमेगा टी का, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस में और ओमेगा टी का ओमेगा, ये इसका समाकलन हो गया। ठीक है, और ये अपॉन यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, लिमिट रख देंगे, ये हो जाएगा t/2। ठीक है, अब चूंकि देखिएगा ये हमने ये जो समाकलन लिखा हमने, ये क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी dt का जो समाकलन होता है वो होता है ओमेगा टी बटे, ठीक है, ये सूत्र है हमारा साइन ओमेगा टी dt का जो समाकलन जाएगा वो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस में बटे ओमेगा टी, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं अब, इसलिए जो है हमारा जो धनात्मक चक्र के लिए I बराबर हो जाएगा 2I0 बटे टी, ठीक है, इंटू 0 to t/2 लिमिट थी इसकी। तो ये ओमेगा भी हम बाहर ले लेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to t/2। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2I0 बटे ओमेगा टी, ठीक है, वैल्यू रखेंगे माइनस कॉस ओमेगा t/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस हमने बाहर ले लिया। तो यदि हम इसको माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, सीधे सीधे प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी यार देखिएगा ये माइनस से भी हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और माइनस कॉस 0। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे, चूंकि होता है t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 ठीक है, t इज इक्वल टू 2 बटे ओमेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये होता है सूत्र, तो इसलिए 2 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 हमने रख दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2I0 माइनस पहले से बटे 2 ओमेगा टी की जगह पे 2 हो गया। और यहाँ भी हम वही कर सकते हैं, ओमेगा की टी की जगह पे क्या लिख दिया 2 कॉस 2 अपॉन 2 माइनस कॉस 0, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस I0 बटे पाई, कॉस पाई का मान होता है -1 और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो अब बच्चों जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई माइनस माइनस -1 प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा और माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस I0 2I0 बटे पाई। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया अर्ध धनात्मक चक्र के लिए धारा का मान। धारा का मान जो हो गया वो हो गया अर्ध चक्र के लिए हमारा, ये मैंने जो निकाला धनात्मक चक्र के लिए जो धारा का मान निकल गया वो हो गया I बराबर 2I0 बटे पाई। ठीक है, अब अगले जो है अर्ध चक्र के लिए हमारा होगा, ये धनात्मक चक्र हो जाएगा और ये ऋणात्मक चक्र। ऋणात्मक चक्र के लिए हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अर्ध ऋणात्मक
चक्र के लिए धारा का मान हो जाएगा -2I0/पाई। तो जो औसत मान हो जाएगा वो औसत मान हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान होगा, औसत मान बराबर हो जाएगा 2I0/पाई -2I0 क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, औसत मान क्या हो गया 0। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो क्या होता है 0। मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा t0 समय से ω/2π आवृत्ति से चलना प्रारंभ करती है और आधा चक्र धनात्मक चलती है, एक दिशा में चलती है, और आधा चक्र विपरीत दिशा में चलती है, और एक निश्चित समय पश्चात पुनः अपनी आवृत्ति को दोहराती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो घटना कहलाती है वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, और प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान का जो सूत्र होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब बच्चों अब दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है यहीं पे, इसी में जो रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है कि पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए, ठीक है, ILV, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग का औसत मान, मतलब IRMS हो जाएगा √I² का मान। मतलब प्रत्यावर्ती पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को आप कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। समझ रहे होंगे, प्रत्यावर्ती धारा का किसी पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरा चक्र मीन्स एक धनात्मक गया और एक ऋणात्मक गया, एक चक्र पूरा हुआ, एक चक्र पूरा करने के लिए धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को आप वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं, धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। चूंकि आप जानते हैं I बराबर I0 sin ω t होता है, क्लियर हो गया। तो इसका जो मान हो जाएगा I का, इस समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर यदि हमने इसका वर्ग किया तो ये हो जाएगा I² बराबर I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t। ठीक है, अब इसका जो माध्य का यदि हम देते हैं तो I² का जो माध्य हो जाएगा I0 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ω, इनका जो माध्य हो जाएगा। तो माध्य लेने के लिए हम क्या करेंगे, I0 का स्क्वायर माध्य हो जाएगा I